हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक नया सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि होगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पर। इस वीडियो के अंदर हम टॉप 20 प्रश्नोत्तरी देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये हमारा मैराथन क्लासेस होगा। ठीक है, जो कि मैराथन नंबर 1 है। ये वीडियो जो है आपके लिए सीजीपीएससी प्री 2023-24 को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हम मैराथन क्लास जो लेंगे। ठीक है, मैराथन क्लासेस जो हमारा चलेगा, इसमें हम जो इंडिया वाला पोर्शन है और साथ ही साथ जो सीजी वाला पोर्शन है, दोनों के लिए आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आएंगे। जो पहला ये मैराथन क्लास है वो सीजी जीएस पर आधारित है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी हिस्ट्री होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे चीज़ों को कवर करके आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा पूरी तरीके से सीजीपीएससी 2023-24 जो है उसको टारगेट करके बनाया जाएगा। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी तैयारी को लेकर एकदम से सीरियस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। ये 20 क्वेश्चन जो है इसके एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये जो वीडियो है केवल सीजीपीएससी प्री को ही आप नहीं, उसके अलावा जो महिला पर्यवेक्षक का भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम होता हो, चाहे पटवारी का हो, हॉस्टल वार्डन जो इन फ्यूचर आएगा वहाँ पे, एडीओ, आरआई, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद एक एक करके आपके लिए मैराथन क्लासेस लेकर आते रहेंगे। तो पूरा अभी से लेके पूरे एग्ज़ाम तक आप बने रहिए और इस टेस्ट को आप ज़रूर लगाएं और देखिए कि 20 में से आपका कितना सही होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और लास्ट तक आप बने रहें और खुद को चेक करें कि 20 में से आपका कितना सही होता है, और कमेंट करते जाएं। मैं सबका कमेंट ऑब्जर्व करूंगा कि किसका सही आ रहा है, किसका गलत आ रहा है। ठीक है, और कोशिश करिएगा ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर यह है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है। देखिए, क्वेश्चन इजी से लेके तो आपको हार्ड भी मिलेगा, टिपिकल भी मिलेगा, सारे तरह के प्रश्न मिलेंगे। तो आप हल्के में ना लें और 20 में से देखें किसका कितना सही होता है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है। कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफा, बोतलदा या कुटुमसर, कौन सी गुफा जो है सबसे पुरानी है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा जो है ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। छत्तीसगढ़ की जो सिंघनपुर गुफा है ये आपको रायगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहा जाता है। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहा जाता है, किसको, सिंघनपुर को। ठीक है, वहीं अगर ये जो कबरा पहाड़ है ये भी आपको रायगढ़ के अंदर ही देखने को मिलेगा, और ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे प्राचीनतम कह सकते हो। ठीक है, दूसरी प्राचीनतम गुफा कौन सी है, कबरा पहाड़। ठीक है, रायगढ़ के अंदर ही मिलेगा। और पहला कौन सा, तो सिंघनपुर। ठीक है, बोतलदा कहाँ पे मिलेगा, कोई कमेंट करके बताएं कि बोतलदा गुफा आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, और कुटुमसर की गुफा जो है आपको बस्तर में देखने को मिलेगा, और जो बोतलदा है वो रायगढ़ के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे पूछ दे कि प्राग ऐतिहासिक काल की सबसे लंबी गुफा कौन सी है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है, बोतलदा। ठीक है, बोतलदा कौन सी है, सबसे लंबी गुफा। प्राग ऐतिहासिक काल की सबसे लंबी गुफा कौन सी है, बोतलदा, जो कि रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। किसका किसका पहला सही हुआ कमेंट करके बताएं कि पहला का आंसर सर हमारा सही हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि सरवपुरीय वंश के किस शासक ने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकाराधिकर्ता या फिर सर्वाधिकरणाधिकृत के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, आप यहाँ पे 10 सेकेंड का पॉज लेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि सरवपुरीय वंश के किस शासक ने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकाराधिकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। शरभराज, जयराज, सुदेवराज या फिर प्रवरराज प्रथम।
किसने इंद्रबल को सर्वाधिकाराधिकर्ता के रूप में नियुक्त किया था? कमेंट करें इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या है, कमेंट करें। सबका मैं चेक करूंगा, देखता हूं किसका सही आंसर आ रहा है। ए बी सी डी में से किसका सही आंसर होगा बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुदेवराज। ठीक है, सुदेवराज ने इंद्रबल को सर्वाधिकाराधिकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, अच्छा ये शरभराज कौन है? तो शरभराज जो है शरभपुरीय वंश का संस्थापक है। ठीक है, देखिए सारे टॉपिक से आपके लिए वीडियोस आएंगे, ठीक है ना, एक एक करके। एक ही बार तो सारे टॉपिक तो नहीं कवर किया जा सकता है, लेकिन ये टॉप क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेनली आपका प्रैक्टिस को देखना है कि आपका कितना प्रैक्टिस है, कितना आप सही लगा पाते हैं। ठीक है, जो जयराज है इसका और भी नाम देखने को मिलता है, जैसे मनमात्र। ठीक है, जयराज का अन्य नाम क्या है? मनमात्र हो गया। दुर्गराज भी इसी का नाम है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो जयराज, मनमात्र या दुर्गराज जो है यही दुर्ग शहर की स्थापना किया था। ठीक है, दुर्ग शहर जो है की स्थापना किसने किया था? दुर्गराज, या फिर मनमात्र या फिर जयराज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न कौन सा है। तीसरा प्रश्न है कि सिरपुर में स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रारंभ किसने कराया था? ठीक है, सिरपुर में स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रारंभ कराया था। ध्यान से पढ़ना है ना, किसने प्रारंभ कराया था? रानी वास्ता, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, ईशान देव या फिर विलासतुंग? किसने लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण प्रारंभ करवाया था बताइए। रानी वास्ता, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, ईशान देव या विलासतुंग, किसने कराया था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो ये रानी वास्ता ने अपने पति, ठीक है, रानी वास्ता के जो पति हैं उनका नाम क्या है? तो हर्षगुप्त। ठीक है, रानी वास्ता जो है उनकी पति का नाम क्या है? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके याद में सिरपुर में रानी वास्ता ने एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। लेकिन अगर बोलेगा कि लक्ष्मण मंदिर को पूर्ण किसने करवाया था, तो महाशिवगुप्त, बालार्जुन ने इस मंदिर को पूर्ण कराया था। प्रारंभ रानी वास्ता ने कराया था। ठीक है, और रानी वास्ता और हर्षगुप्त का ही पुत्र हुआ, जिनका नाम क्या है? महाशिवगुप्त बालार्जुन है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर का, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा, भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर है, जो कि लाल ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, ये लाल ईंटों से बना हुआ है। और कौन सी शैली में? याद रखिएगा, नागर शैली में निर्मित यह मंदिर है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना भाई। ठीक है, और जो ईशान देव क्या बनवाया था, कोई कमेंट कर सकता है कि ईशान देव ने क्या बनवाया था? ठीक है, विलासतुंग तो आप जानते होंगे कि जो राजिम का राजीव लोचन मंदिर है। ठीक है, राजिम का राजीव लोचन मंदिर, राजिम का राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नल वंशीय शासक विलासतुंग। ठीक है, विलासतुंग ने करवाया था। किसने? राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ईशान देव ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था भाई। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ईशान देव ने कराया था। और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी वास्ता के द्वारा। पूरा किसके द्वारा? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने कराया था। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है ये कहाँ है? खरौद में स्थित है। ठीक है, खरौद में स्थित है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितना भी फैक्ट आपको दिया जा रहा है वो फैक्ट को भी आप याद रखेंगे और यहीं पर याद करते चलें। ठीक है, चलिए अब हम तीन में से किसका किसका कितना सही हुआ कमेंट करें आप। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं अब। चौथा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपको जनजातीय विद्रोह का नाम दिया गया है और राइट साइड में उसके जो नेतृत्व करता थे उसका नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो
विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता में सुमेल नहीं है। हलबा विद्रोह अजमेर सिंह, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, लिंगागिरी विद्रोह ध्रुवाराम माड़िया और भूमकाल विद्रोह छाड़ा सिरहा। इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? कमेंट करें इसका आंसर। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें कि सही आंसर क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जनजाति विद्रोह आप एक बार जरूर पढ़ के किसी भी एग्जाम में जाया करें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो हलबा विद्रोह है वो अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, सही है। तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये भी सही है। लिंगागिरी विद्रोह ध्रुवाराम माड़िया के नेतृत्व में हुआ था, ये भी सही है। परंतु जो भूमकाल विद्रोह है वो छाड़ा सिरहा के नेतृत्व में नहीं हुआ था। जो भूमकाल विद्रोह है ये गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये नेतनार के एक जमींदार थे गुंडाधुर, उन्हीं के नेतृत्व में भूमकाल विद्रोह हुआ था। और जो छाड़ा सिरहा के नेतृत्व मुड़िया विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, मुड़िया या फिर कह लीजिए मुरिया विद्रोह। ये विद्रोह जो हुआ था छाड़ा सिरहा के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये जितना भी हमने यहाँ पे 5-6 देखा जनजातीय विद्रोह याद रखिएगा। आप इसका डेट भी याद रखेंगे, ठीक है ना, डेट या फिर ईयर, डेट तो आप नहीं कहेंगे, ईयर याद रखेंगे कि कौन से ईयर में ये हुआ था और कारण क्या था, ये सब चीज़। फिर भी मैं आगे के वीडियोस में एक एक करके ये सब चीज़ आपको एग्ज़ाम आने तक हर एक चीज़ का रिवीजन हो जाएगा, बस लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो चौथा प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कलचुरी कालीन पद था जो कि मराठा काल में भी यथावत बना रहा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से चारों में से कौन सा ऐसा पद है, कमा विस्तार, गौटिया, पटेल, फडणवीस, ऐसा कौन सा चारों में से पद है जो कलचुरी कालीन था परंतु मराठा काल में भी ये पद देखने को मिलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। कमा विस्तार, गौटिया, पटेल या फडणवीस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौटिया। गौटिया एकमात्र ऐसा पद था जो कि कलचुरी कालीन तो था ही परंतु मराठा काल में भी यह देखने को मिलता है, ठीक है। जो कमा विस्तार जो था ये क्या था, तो परगना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है, परगना का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। परगना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? कमा विस्तार था। जो पटेल था वो कौन था? तो ये मराठा काल में एक सृजित नया पद था, ठीक है, याद रखिएगा। मराठा काल में ये पटेल जो पद है इसको सृजित किया गया था, ठीक है। मराठा काल का एक नया पद था जो क्या करता था, लगान निर्धारण और वसूली का कार्य करता था, ठीक है। लगान का निर्धारण भी करता था और वसूली करने का भी कार्य करता था, याद रखिएगा। तो गौटिया जो है कलचुरी कालीन था जो कि मराठा काल में भी रहा और पटेल एक ऐसा पद था जिसका सृजन मराठा काल के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और जो डी है फडणवीस, ये राजस्व अधिकारी होते थे, ठीक है, राजस्व अधिकारी होते थे फडणवीस, जो कि आय व्यय का हिसाब रखने का कार्य करते थे, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। छठवां प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन समाज सुधार और राष्ट्रीयता का भावना उत्पन्न करने के लिए किसने समित्र मंडल, अच्छा क्वेश्चन है, समित्र मंडल की स्थापना की थी? बताइए कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, कमेंट करके बताएं कि स्वदेशी आंदोलन कब से कब, कौन से ईयर के बीच में हुआ था, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन के समय जो समाज सुधार के लिए और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किसने, चारों में से किसने समित्र मंडल की स्थापना किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह या फिर पंडित रविशंकर सूद? किसने किया था? कमेंट करें और इसका स्थापना कहाँ किया गया था वो भी लिखेंगे, ठीक है। कमेंट करें कि पहली बात तो ये बताएं कि स्वदेशी आंदोलन कब से कब तक हुआ था और समित्र मंडल का स्थापना किसने किया था और कहाँ किया था, कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल की स्थापना किया था, कब से कब तक? तो 1905-6 के बीच में किया था उन्होंने, ठीक है।
क्योंकि हमको पता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, 1905-6 के बीच में। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसका समर्थन करने के लिए, समाज सुधार करने के लिए और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजिम में, ठीक है, याद रखिएगा, राजिम के अंदर समित्र मंडल संस्था की स्थापना किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं, किसका किसका सही हुआ कमेंट करें। 7वां प्रश्न, असुमेलित विकल्प का चयन करें। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका, पेंड्रा रोड, सरस्वती पुस्तकालय धमतरी, आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर और बुद्धि प्रकाश सभा कहाँ, ये आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है असुमेलित है, ठीक है। बताइए कौन सा विकल्प जो है असुमेलित है, कि मतलब कहने का कि वो कहाँ किस स्थान से संबंधित है। जैसे छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका क्या पेंड्रा रोड से संबंधित है का, वैसे ही ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं क्या सही स्थानों से सुमेलित है कि नहीं, कमेंट करना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका पेंड्रा रोड बिल्कुल सही है। असुमेलित की पहचान करना, इसमें सरस्वती पुस्तकालय धमतरी, आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर, बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर, किसका किसका सही आंसर आ रहा है बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका सही हुआ कमेंट करें। सरस्वती पुस्तकालय ये धमतरी में नहीं बल्कि राजनांदगांव में था, ठीक है, राजनांदगांव में स्थित था सरस्वती पुस्तकालय। बाकी आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर में सही है, बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर में भी सही है, ठीक है। तो अभी तक हमने 7 प्रश्नों का उत्तर देखा, 7 का एक्सप्लेनेशन देखा। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं आज का। 8वां प्रश्न, खैरागढ़ रियासत की स्थापना किसने किया था। खड़ग राय, लक्ष्मी निधि राय, वीरेंद्र बहादुर सिंह या फिर दिगपाल सिंह, किसने खैरागढ़ रियासत की स्थापना किया था। कमेंट करें, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें, किन्होंने खैरागढ़ रियासत की स्थापना की थी। खड़ग राय, लक्ष्मी निधि राय, वीरेंद्र बहादुर सिंह या फिर दिगपाल सिंह, किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मी निधि राय ने राजनांदगांव के अंदर, ठीक है, खैरागढ़ कहाँ मिलेगा आपको, राजनांदगांव में खैरागढ़ नामक रियासत की स्थापना की थी। देखिए ये खैरागढ़ की जो रियासत है ये नाग वंश से संबंधित है, याद रखिएगा, किससे संबंधित है, नाग वंश से संबंधित है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि वह कौन सी ऐसी रियासत थी जो कि मराठा काल में सर्वाधिक टकोली देता था। टकोली एक तरह का कर था, तो सर्वाधिक टकोली जो है खैरागढ़ रियासत से प्राप्त होता था मराठा काल के अंतर्गत, ठीक है। देखिए ये जो खड़ग राय जो ऑप्शन नंबर है ना, खड़ग राय, इन्होंने क्या किया था कि खैरागढ़ को राजधानी बनाया था। पहली बार खैरागढ़ को बसाकर राजधानी किसने बनाया था, तो खड़ग राय ने बनाया था। इससे पहले जो इस रियासत की जो राजधानी होती थी वो था खोलवा, ठीक है, याद रखिएगा। तो खैरागढ़ से पहले इस रियासत की राजधानी खोलवा हुआ करता था, जो कि बाद में खड़ग राय ने खैरागढ़ राजधानी बनाया, ठीक है। चलिए तो 8वां का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सर्वोदय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सर्वोदय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारे लाल सिंह या फिर पंडित सुंदर लाल शर्मा, किन्हें सर्वोदय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर्वोदय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठाकुर प्यारे लाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सर्वोदय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है उरकुड़ा खैरखेड़ा जूड़ी पगार गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। उरकुड़ा खैरखेड़ा और जूड़ी पगार गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर या कांकेर। बताएं इसका आंसर क्या होगा।
कमेंट करें, वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें कि कौन से जिले में उरकुड़ा, खैरखेड़ा और जूड़ी पगार गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कांकेर में उरकुड़ा, खैरखेड़ा और जूड़ी पगार गुफा देखने को आपको मिलेगा। बीजापुर में अगर जाएंगे तो नड्डापल्ली, अवापल्ली, ठीक है, नड्डापल्ली हो गया, अव्वापल्ली हो गया, ठीक है, नड्डापल्ली, अव्वापल्ली। आप सुन के भी लिख सकते हैं सकल नारायण गुफा, ठीक है, सकल नारायण गुफा, उसूर की गुफाएं, ठीक है, उसूर की गुफाएं, लंकापल्ली गुफा, ये सब के सब कहाँ बीजापुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। बस्तर में अगर जाएंगे तो आपको अरण्यक गुफा, कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। तो मैं फ्यूचर में भी यहाँ पे और ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, ये सारा, ठीक है। तो जो भी टॉपिक का मैं यहाँ पे क्वेश्चन ला रहा हूँ तो आप क्या करेंगे कि उसको एक बार फटाफट, पहले आप पढ़े हुए हैं तो फटाफट रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांकेर के अंदर उरकुड़ा, खैरखेड़ा और जूड़ी पगार गुफा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। श्री मोहन शुक्ल, श्री A.K. विजय वर्गीय, श्री K.M. अग्रवाल या श्री अरुण कुमार। कौन ऐसे जो थे जो प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर सी, श्री K.M. अग्रवाल, ठीक है। श्री K.M. अग्रवाल छत्तीसगढ़ के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं अगर मोहन शुक्ल कौन थे, तो ये प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, DGP। छत्तीसगढ़ के पहले DGP कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थे, श्री मोहन शुक्ल। DGP पूछे या फिर प्रथम पुलिस महानिदेशक पूछे तो मोहन शुक्ल थे, ठीक है। श्री A.K. विजय वर्गीय जो है वो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, ठीक है, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, श्री A.K. विजय वर्गीय थे। वहीं श्री अरुण कुमार कौन थे, तो प्रथम मुख्य सचिव थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो श्री अरुण कुमार थे। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, कमेंट करके बताएं कि कौन थे छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। मट्टासी, भाठा, डोरसा या कन्हार। कौन सी ऐसी मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है। मट्टासी, भाठा, डोरसा या कन्हार, क्या इसका आंसर होगा। तो ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे श्री अजय कुमार सिंह। श्री अजय कुमार सिंह जो थे छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। इसका आंसर क्या होगा, सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मट्टासी, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के 50 से 55% भाग पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कह सकते हो कि यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की दूसरी उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, मट्टासी मिट्टी। एक्चुअली जो मट्टासी मिट्टी है ना, ये स्थानीय नाम है इसका। लाल पीली मिट्टी को हम मट्टासी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो लाल पीली जो मिट्टी है उसी का अन्य स्थानीय नाम क्या है, मट्टासी मिट्टी है, जो कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है, लगभग 50 से 55% पर, और यह दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। वहीं जो आपको भाठा मिट्टी जो बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको एक तरह का लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है ना। लेटेराइट मिट्टी को ही भाठा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय रूप से इसका अन्य नाम मुरुमी मिट्टी भी है, ठीक है, मुरुमी मिट्टी कह लीजिए
या फिर बंजर मिट्टी भी कह लीजिए, इसमें बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये लेटेराइट मिट्टी का, इसका उपयोग भवन सामग्री, भवन निर्माण की जो सामग्री होता है, ईंट वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये डोरसा मिट्टी, डोरसा मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ के लगभग 30% भाग पर पाई जाती है। और एक्चुअली ये जो है ना डोरसा मिट्टी, ये दो मिट्टियों का संगम है, जैसे कन्हार मिट्टी, ठीक है, कन्हार और ठीक कन्हार एक, ठीक है, कन्हार मिट्टी। तो ये डोरसा जो है छत्तीसगढ़ के 30% भाग पे, ये जो है कन्हार, कन्हार को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, कन्हार को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, कन्हार। और साथ ही साथ मट्टासी, जो कि हमने शुरू में देखा, ठीक है, कन्हार और मट्टासी मिट्टी, इन दोनों मिट्टियों का संगम है, बोल सकते दोनों का मिश्रण है। कौन सा? डोरसा। ये 30% भाग पर छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो चौथा है कन्हार मिट्टी, जिसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे उपजाऊ, ठीक है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो कन्हार मिट्टी है, जिसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे मट्टासी मिट्टी आता है। तो ये सब आप नॉलेज रखें और याद रखें, कभी भी एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदीराज बैलाडीला पहाड़ी पर, बदरगढ़ मैकाल श्रेणी पर, गौरलाटा सामरी पाट पर, और या फिर मैन पाट सरगुजा जिले में? कौन सा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, कमेंट करें। इन सभी चोटियों की ऊंचाई भी आप कमेंट करें, बहुत अच्छी बात होगी, उससे आपको रिवीजन हो जाएगा कि किसको किसको याद है कि कौन सी जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदीराज बैलाडीला, बदरगढ़, मैकाल, गौरलाटा या फिर मैनपाट? सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, गौरलाटा। ये गौरलाटा जो है सामरी पाट पर स्थित है, जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी भी कह लीजिए, या फिर संपूर्ण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। वहीं जो नंदीराज बैलाडीला की पहाड़ी पर है, इसकी ऊंचाई 1210 मीटर है, ठीक है। बदरगढ़ की चोटी जो आपको मैकाल श्रेणी में मिलेगा, इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। वहीं जो मैन पाट सरगुजा जिले में होगा, इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है, ठीक है। तो आपको चोटियों की ऊंचाई भी याद रखना है, उसका सीक्वेंस भी याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि घटते क्रम में या फिर ऊंचाई के क्रम में अरेंज करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। किसका किसका सही हुआ कमेंट जरूर करें। अब हम 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो 14वां प्रश्न है वो है, कन्हार नदी का उद्गम स्थल है देवगढ़ पहाड़ी सोनहत पठार से, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से, पेटेचुआ की पहाड़ी से, या फिर बखोना चोटी खुड़िया पहाड़ जसपुर से? कन्हार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर है? वीडियो को पॉज करें और आंसर कमेंट करें कि सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बखोना चोटी से। कन्हार नदी जो है एक्चुअली ये सोन नदी की सहायक नदी है, जो कि बखोना चोटी खुड़िया पहाड़ जसपुर से इसका उद्गम होता है। ये खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी के समीप गीधा धोधी, याद रखिएगा, गीधा धोधी एक स्थान है, वहीं से इसका उद्गम होता है जसपुर से, ठीक है। वहीं देवगढ़ की पहाड़ी जो सोनहत पठार आप देख रहे हैं, यहाँ से हसदेव नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? हसदेव नदी का। ये देवगढ़ की पहाड़ और सोनहत का पठार जो है आपको कोरिया और एमसीबी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिहावा पर्वत के फरसिया स्थान से तो आप जानते ही हैं कि महानदी का उद्गम हुआ है, ठीक है, महानदी का उद्गम हुआ है। वहीं पेटेचुआ की पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। किसकी नदी? कौन सी नदी? खारून नदी का। ये पेटेचुआ की पहाड़ी कहाँ मिलेगा? तो आपको बालोद जिले के अंदर देखने को मिलेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न हो गया। आज का हमारा 15वां प्रश्न जो है वो है, आगे स्लाइड पर आपको देखने को मिलेगा, वो है इस प्रकार। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हमेशा आता है और कंफ्यूज करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए विशेष कर बनाया है कि कभी कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करें। 4 जलप्रपात का नाम दिया गया है और उससे संबंधित झीलों का नाम दिया गया है। बताना है कि कौन से जिले में कौन सा जलप्रपात है, असुमेलित को पता करना है। रानी दरहा, ध्यान से पढ़िएगा, रानी रानी यहाँ पे देखिए तीनों में है, रानी रानी और रानी। यहाँ पर है दरहा, यहाँ पे है दाह और यहाँ पे है दहरा। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं। और चौथा है 7 धारा जलप्रपात। तो रानी दरहा, दरहा जो है ये सुकमा जिले में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रानी दरहा कहाँ है, सुकमा जिले के अंदर, ये शबरी नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सी नदी के ऊपर है, शबरी नदी के ऊपर है रानी दरहा। ठीक है, रानी दाह जलप्रपात जो है ये जशपुर में है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद रानी दहरा जलप्रपात कवर्धा के अंदर है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो ए बी सी तीनों जो लिया है वो बिल्कुल सही है। रानी दरहा सुकमा के अंदर, रानी दाह जशपुर के अंदर और रानी दहरा, थोड़ा सा ए और सी में थोड़ा सा अंतर है, रा और ह का, तो उसको आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, वो कवर्धा के अंदर है। और चौथा ऑप्शन है 7 धारा जलप्रपात, ये हमारा सुमेलित नहीं है। 7 धारा जलप्रपात जो है वो महासमुंद में नहीं है, ये 7 धारा जलप्रपात जो है वो बीजापुर में है। ठीक है, कहाँ है, बीजापुर में है। कौन सी नदी पर, इंद्रावती नदी पर। 7 धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बीजापुर में है। वहीं पे ये जो महासमुंद है, महासमुंद में 7 धारा नहीं 7 देवधारा है। ठीक है, याद रखिएगा, 7 देवधारा जलप्रपात। 7 देवधारा जलप्रपात कहाँ है, महासमुंद में। कौन सी नदी के ऊपर है, तो बलमदेही नदी पर। ठीक है, बलमदेही नदी के ऊपर 7 देवधारा जलप्रपात है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये चारों पांचों जो यहाँ पे जलप्रपात है उसको विशेष कर आप नोट करके जरूर लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। चलिए अब हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है क्या कि आपको लेफ्ट साइड में योजनाओं का नाम दिया गया है और राइट साइड में उसे लागू करने का दिन दिया हुआ है। ठीक है, डेट दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, असुमेलित का पता करना है। ठीक है, गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को, गोबर से बिजली उत्पादन योजना 2 अक्टूबर 2021 से, धरसा विकास योजना 6 अक्टूबर 2020 से और सुराजी ग्राम योजना 1 नवंबर 2016 से। इसमें कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, कमेंट करें इसका आंसर। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुराजी ग्राम योजना। सुराजी ग्राम योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2016 से नहीं हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 2019 से। ठीक है, 1 जनवरी 2019 से सुराजी ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके 4 चिन्हारी, ठीक है, जिसके 4 चिन्हारी नियुक्त किए गए थे उनका संरक्षण, उनको उद्धार करने के लिए। वो 4 चिन्हारी कौन सा है, कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि जब सुराजी ग्राम योजना शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2019 से, तो 4 चिन्हारी नियुक्त किए गए थे, सेलेक्ट किए गए थे, वो कौन से 4 चिन्हारी थे, कमेंट करें। और बाकी जो गोधन न्याय योजना है वो 20 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था, हरेली के दिन से, तो ये बिल्कुल सही है। गोबर से बिजली उत्पादन, ठीक है, गोबर से बिजली उत्पादन, ये भी 2 अक्टूबर 2021 से हुआ था, बिल्कुल सही है। वहीं
धरसा विकास योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 2020 से हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 नवंबर 2016 से क्या था, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 सौर सूजला योजना आपको याद होगा, सौर सूजला योजना। ठीक है, सौर सूजला योजना की शुरुआत कब से हुआ था, 1 नवंबर 2016 से हुआ था। कहाँ से, तो राजनांदगांव से। ठीक है, राजनांदगांव से इसकी शुरुआत की गई थी 1 नवंबर 2016 से, और ये क्रेडा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण कहते हैं, तो उसी के द्वारा सौर सूजला योजना की शुरुआत की गई थी राजनांदगांव से। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ 4 चिन्हारी कौन कौन से थे, तो नरवा, यहाँ पे लिख ही देते हैं, नरवा, गरुआ, धुरवा और बारी। ठीक है, ये 4 चिन्हारी थे सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम ये हरेली के दिन इसकी शुरुआत हुआ था गोबर। यहाँ तो पता ही होगा कि ये 2 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से गोबर खरीदी किया जाएगा, तो ये सब तो आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न। आज का हमारा 17वां प्रश्न है कि ISFR, ठीक है, ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, किसमें, वन क्षेत्रफल में, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का, कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है वन क्षेत्रफल में ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार। पहला जो स्थान है वो MP का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का था, तीसरा स्थान जो है उड़ीसा का था। ठीक है, तीसरा स्थान उड़ीसा का और चौथा स्थान हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो ISFR रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जो वन क्षेत्रफल है वो 59,816 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना, 59,816 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% में फैला हुआ विस्तृत है। ठीक है, ये वन क्षेत्रफल बोल रहा हूँ। वहीं आपसे अगर वन आवरण पूछ दे, ठीक है, वन आवरण पूछ दे, तो वन आवरण में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा था। ठीक है, वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा, ठीक है, फोर्थ। वहीं वन आवरण में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा। पहला कौन था, तो MP, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा जो था हमारा छत्तीसगढ़ था। तो वनावरण हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 55,717 वर्ग किलोमीटर, ये वनावरण है। वन क्षेत्रफल 59,816 और इसमें अगर प्रतिशत देखा जाए तो 41.21% है वनावरण का प्रतिशत। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, इसको क्लियर करके रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चौथा। 18वां प्रश्न देखते हैं आज का। 18वां प्रश्न है कि असुमेलित विकल्प है, कौन सा विकल्प असुमेलित है, कमेंट करें इसका। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य प्राणी तमोर पिंगला, छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य भोरमदेव, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क मरीन फॉसिल पार्क। इसमें से कौन सा विकल्प जो है असुमेलित है, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी ABD जो है सुमेलित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, बल्कि कौन सा था, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना 1978 के अंदर हुआ था। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का 1978 में इसका स्थापना हुआ था और ये कहाँ है, बीजापुर के अंदर है। ठीक है, वहीं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना
सन 1981 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा ना, राष्ट्रीय उद्यान, तब भी कौन सा है वो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है, लेकिन पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। गुरु घासीदास पहला राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसका निर्माण 1981 में हुआ था। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एमसीबी और सूरजपुर, इन 3 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, बाकी जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य प्राणी अभ्यारण्य तमोर पिंगला बिल्कुल सही है, जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1978 में, जो कि 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नवीनतम अभ्यारण्य भोरमदेव है, जो कि 2001 में इसका निर्माण किया गया था और ये कबीरधाम जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये तो हमको पता ही है कि मरीन फॉसिल पार्क जो है एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री पार्क है, जो कि एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में हसदेव और हसिया नदी के संगम पर है। ठीक है ना, कौन कौन सी नदी, हसदेव और हसिया नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 18। 19वां प्रश्न देखते हैं आज का। 19वां प्रश्न है, असुमेलित विकल्प का चयन करें। हमको लेफ्ट में लौह अयस्क दिया है, राइट साइड में जिला। इसमें से कौन सा स्थान जो है उससे संबंधित जिलों में नहीं स्थित है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको ये जो लौह अयस्क क्षेत्र है उसका नाम दे देता है और जिला पूछ लिया जाएगा कि कौन से जिले में स्थित है। तो बताइए कि असुमेलित विकल्प कौन सा है। एक लामा, चेलिक लामा, क्या कबीरधाम में है क्या? नचनिया और खारा महासमुंद में है क्या? दल्ली राजरा और दुल्की बालोद में है क्या? रावघाट और आरी डोंगरी कांकेर में है क्या? बताइए कौन सा असुमेलित विकल्प है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नचनिया और खारा। ये दोनों महासमुंद में नहीं बल्कि राजनांदगांव में मिलेगा। ठीक है, राजनांदगांव के अंदर है। ठीक है, कौन? नचनिया और खारा। बाकी एक लामा और चेलिक नामा कबीरधाम में है, बिल्कुल सही है। दल्ली राजरा और दुल्की बालोद में है, बिल्कुल सही। रावघाट आरी डोंगरी कांकेर में है, बिल्कुल सही है। महासमुंद में बस एक याद रखिएगा, सरगुन भाठा, सरगुन भाठा ये कहाँ है? महासमुंद के स्थित। और हमको दंतेवाड़ा का तो पता ही है। ठीक है, दंतेवाड़ा में जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो पहला बैलाडीला याद रखेंगे, बैलाडीला के बाद मालेंगर। ठीक है, मालेंगर, मांगलेर या मालेंगर क्षेत्र ऐसे कुछ है। किरंदुल, बचेली, ये सभी क्षेत्र जो है दंतेवाड़ा जिले के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये था 19वां प्रश्न और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इन टॉपिक से भी आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक एक करके तो मैं वीडियोस लाऊंगा ही, आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। आज का हम अपना 20वां प्रश्न देखेंगे और आखिरी प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका कितना सही, कमेंट जरूर करके बताएं। छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर या भुंजिया? कौन सी ऐसी जनजाति है जो केंद्र द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? देखिए, तो जैसे कि हमको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर विशेष पिछड़ी जनजाति अगर देखा जाए, ठीक है, तो कितनी है? 7 है। इस 7 में से 5 ऐसे हैं जो कि केंद्र द्वारा घोषित हैं और 2 ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। तो यहाँ पे केंद्र द्वारा पूछा जा रहा है, बताएं इसका आंसर क्या होगा? कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर या फिर भुंजिया? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, भुंजिया। ठीक है, भुंजिया ऐसी जनजाति है जो केंद्र द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई है विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में। तो एक तो ये भुंजिया हो गया और दूसरा याद रखिएगा पंडोप। ठीक है, तो भुंजिया और पंडोप 2 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं जो राज्य सरकार द्वारा घोषित है। वहीं केंद्र द्वारा 5 घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। उसको याद रखने का ट्रिक मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। एक है अब्बू बीर को बैग मार। ठीक है, अब्बू बीर को बैग मार, इससे आप याद रहेगा केंद्र द्वारा 5।
अब्बू से हो जाएगा अबूझमाड़िया, ठीक है, अब्बू से हो जाएगा अबूझमाड़िया। बीर से हो जाएगा बिरहोर, ठीक है। को से हो जाएगा पहाड़ी कोरवा, ठीक है, को जो है कोरवा को रिप्रेजेंट करा, ठीक, कोरवा, पहाड़ी कोरवा। बैग से हो जाएगा बैगा, और माँ से हो जाएगा कमार, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये 5 और 2 7 विशेष पिछड़ी जनजातियों का हम नाम याद रख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 20 का ये क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। 20 में से किसका कितना सही हुआ कमेंट करके जो जरूर बताएं। अगर 20 में से किसी का 16 भी सही हो रहा है, ठीक है, 16 आउट ऑफ 20 मिल रहा है, तब भी उसकी तैयारी जो है अच्छा खासा है। एक बिना रिवीजन का, मैंने टॉपिक बताया भी नहीं था, और पूरे एक्चुअली मैं जब टेस्ट लूँगा मैराथन क्लासेस तो पूरा जितना भी होल सिलेबस है सीजी वाला, तो सीजी का पूरा रहेगा। इंडियन जीएस का अगर लूँगा तो कंप्लीट इंडियन का लूँगा, ठीक है। इस तरह से हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करूँगा कि आपका प्रीलिम्स आते आते तक बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, 20 में से आपका कितना सही हुआ, सब कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी टेस्ट देंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर टेस्ट देंगे तब आपको अपना जो है लेवल पता चलेगा, ठीक है ना। और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर मिल जाएगा, और वहाँ से जाके जो मैं ये क्वेश्चन है इसमें मैं आंसर टिक नहीं करूँगा, आंसर आपको वीडियो देख के टिक करना होगा। हालांकि मैं इसका PDF जो है चैनल में डाल दूँगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट मैराथन के साथ साथ हम मैथ्स का भी हम वीडियोस लाते रहेंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स का वीडियो आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।